आवाज़ आ रही है कुछ बढ़ाना। काम कर लोगों को सभी को नमस्कार। मैं शुक्रिया सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं मंच पर आज की इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश प्रधान सर, मुख्य अतिथि आदरणीय अरुण कमल सर, दोनों सम्मानित कवि शीर्षा जी, अनुज शुगुल जी, हमारे बीच उपस्थित कवि अनिल त्रिपाठी जी और कार्यक्रम के संयोजक सदानंद शाह जी और हमारे बीच इस पूरे संकाय के अध्यक्ष बिंदा जी, मैं उन सभी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शिव की नगरी काशी इतिहास से भी प्राचीन कलाओं की ख्याति को समेटे हुए यहाँ सदा से ही विरुद्धों का सामंजस्य रहा है। यह विभिन्न कलाओं के उद्गम और उन्नति की दृष्टा रही। साहित्य की लंबी परंपरा यहाँ निरंतर प्रवाहमान रही है, जिसने भाषा को सदैव समृद्ध भी किया। आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं। बनारस के बारे में यह वही कह सकता है जिसके भीतर बनारस का बनारस बूंद बूंद बसा। केदारनाथ सिंह की बनारस कविता हो या मैंने गंगा को देखा है, उनकी कविताएं केवल शब्द नहीं, उस संस्कृति की प्रतीक हैं जो काशी के घाटों से कबीर, तुलसी और रैदास की वाणी के रूप में अनंत काल से प्रवाहित होती रही। उनके लिए भूगोल सिर्फ नक्शे की सीमाओं में बंधे स्थान नहीं थे, बल्कि उनकी काव्य धारा के स्रोत थे। ठीक वैसे ही जैसे कबीर को बनारस छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी वाणी वहां अमर रही। जीवन का यह स्थापन, यह निरंतर खोज ही शायद एक सच्चे कवि का सबसे बड़ा संबल होता है। हम यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए। इस विचार समुद्र से जाने कितने रत्नों का जन्म हुआ है। कवि से हमारा रिश्ता यह भी है कि वह भी इसी विश्वविद्यालय की उपज परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हम हमारे परिवार के मुखिया मालवीय जी तथा कवि की प्रतिमा और पुष्पार्पण से करेंगे। मेरा मंच से अनुरोध तथा विद्वत जनों से अनुरोध है कि वह आए और प्रतिमा तथा तस्वीर पर माल्यार्पण करें। हमारे बीच पंकज राग और वंदना राज जी भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कृपया पुष्पार्पण करें। जाऊंगा कहाँ, रहूंगा यहीं, हाथ के निशान की तरफ पड़ा रहूंगा, किसी पुराने ताखे या किसी संदूक की गर्भ में छिपा रहूंगा।
स्वागत उद्बोधन के लिए, अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय वृंदा परांजपे जी से अनुरोध कर कि वो आए और हमारे प्राण अतिथियों का स्वागत करें। अंतरिक्ष में कहते हैं कि देवी देवता वास करते हैं। उन सभी देवी देवताओं को मैं उनकी प्रार्थना करके कहती हूँ कि हमारे बलिराज पांडे सर को दीर्घायु आरोग्य लाभ हो और वो हमेशा हमारे साथ इसी तरह से हंसते मुस्कुराते जीवन की शताब्दी के बाद भी हमारे साथ विद्यमान रहेंगे। इसी कामना के साथ सबसे पहले तो मैं सभा की अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी का स्वागत करती हूँ। ये स्वागत उनका अपने घर में है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सामाजिक विज्ञान संकाय और हिंदी विभाग एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और खास तौर पे प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी मेरे अपने रिसर्च स्कॉलर के एक्सटर्नल एक्सपर्ट के रूप में भी हमारे यहाँ आते रहे हैं, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा ही है। सर, आप ही के घर में आपका बहुत बहुत स्वागत। अरुण कमल जी का स्वागत। ये इस साल की अच्छी उपलब्धि है मेरी कि कई बार आपसे मुलाकात का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला, और प्रोफेसर सदानंद शाही जी की वजह से शायद ये मौका और एक बार मुझे आज मिला, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कवि जो आज अपनी कविताओं की प्रस्तुति देने वाले हैं, अनिल त्रिपाठी जी। वो तो वक्तव्य देंगे। अच्छा, वक्तव्य देने वाले हैं विहाग वैभव जी, सदानंद शाही जी। और कविताओं में दो नाम थे मेरे पास। अच्छा, हाँ, अनुज लोगन और श्रीशा जी, आपका भी बहुत 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 स्वागत। मेरे ख्याल से अनुज जी तो हमारे यहाँ हमेशा ही एक इतने पॉपुलर है, लाइक अनुज जी कविता पढ़ रहे तो आई एम श्योर एवरीबडी इज लाइक ईगरली वेटिंग फॉर हिम टू प्रेजेंट। श्रीशा जी तो पहली बार हम लोग शायद सुन रहे हैं यहाँ इस सभागार में। प्रभाकर जी पूरा सूत्र संचालन करेंगे, उनका भी स्वागत। और आज रविवार की सुबह होते हुए भी एक काव्य प्रेम से, साहित्य प्रेम से जो सभी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबका तहे दिल से स्वागत। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये 2005 की वगैरह बात है। मेरे बेटे के स्कूल के पाठ्यक्रम में केदारनाथ जी की कविता के संबंध में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और सौभाग्यवश तभी वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी से कुछ बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि ये मुझे समझाने आप बता दीजिए, तो उन्होंने बताया भी। और फिर केदारनाथ जी के बारे में काफी सारी बातें उनसे पहली बार मुझे मालूम। सब्सिक्वेंटली प्रोफेसर सदानंद शाही जी ने भी केदारनाथ के बारे में मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि की। इन दोनों का मैं आज उन दोनों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े हिंदी के कवि से मेरा परिचय इन दो मेरे प्रोफेसर फ्रेंड्स की वजह से हुआ है। पुनः एक बार बलिराज पांडे जी को बहुत बहुत बधाई, और हम सब की ओर से और एक बार प्रार्थना कि उन्हें बहुत अच्छा और लिखने का और अपनी कविताओं की रचना करने की और प्रेरणा मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार सबका स्वागत। नमस्कार। हाँ ठीक है, आवाज है।
साखी के संपादक हैं केदारनाथ सिंह के बाद जिन्होंने साखी को संभाला। मैं इस सम्मान का परिचय देने के लिए आदरणीय सदानंद शाही सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान आज के मुख्य अतिथि और केदार जी के अनन्य और केदार जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि अरुण कमल जी, केदार जी के अत्यंत प्रिय शिष्य अनिल त्रिपाठी जी और अनुज लुगुन जिन्हें आज केदारनाथ सिंह कविता सम्मान से सम्मानित किया जाना है। और हम सब जानते हैं कि बंगाल केदार जी का दूसरा घर था और जब कोई मौका मिलता था वो कलकत्ते चले जाते थे। तो आज जो बांग्ला भाषा की प्रतिनिधि टैगोर और जीवनानंद दास की भाषा की प्रतिनिधि के रूप में जिन्हें हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं, शीर्षा मंडल जी, और हम लोगों की अत्यंत प्रिय और सामाजिक विज्ञान संकाय की प्रमुख और मराठी और उड़िया भाषा को हिंदी में बोलने वाली बिंदा परांजपे जी। और ये तारीख कई बार कुछ संयोग भी बहुत बढ़िया होता है। प्रोफेसर बलराज पांडे जी का आज जन्मदिन है। 75वां साल है उनका। और पांडे जी अपना जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक एक दिन बाद मना और इसे मैं संयोग नहीं मानता हूं। पांडे जी का महिलाओं के लिए जो प्रेम और सम्मान है, इन्होंने तय किया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद ही मुझे अपना जन्मदिन जन्मदिन मनाना नहीं है, जन्म हुआ उस होने को भी आपने तय किया। तो अभी जब बिंदा जी आई हैं और पांडे जी ने बताया कि मैं 75 साल का हुआ, तो बिंदा जी ने कहा कि नहीं, आप 57 साल के हो। तो 57 साल के पांडे जी को बधाई। और प्रोफेसर रामकली सलाह, प्रोफेसर राम सुधार जी, हिंदी और भोजपुरी के कवि हमारे मित्र प्रकाश उदय जी और बलिया के राजा दिग्विजय सिंह जी वगैरह, और सी नरेश शैलेंद्र जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और केदार जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। केदार जी, खास तौर से विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ सिंह इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि उनका ही एक पूर्वज छात्र इन्हीं सड़कों और गलियों और छात्रावासों में रहते हुए हिंदी कविता के आकाश का एक महान नक्षत्र बना और उसने विश्व कविता में अपनी एक पहचान बनाई। तो ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। केदार जी के जाने के बाद
हम सब लोगों ने मिल के तय किया कि केदार जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, हालांकि उनकी कविताएं उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रहती हैं। एक कार्ड देना जिसमें जाऊंगा, स्मृति को बनाए रखती हैं, बनाए हुए हैं। और आजकल बहुत अमृत वगैरह की चर्चा होती है और अमरता आदमी की परम इच्छा होती है, लेकिन हम सब जो कविता की दुनिया में और लेखन की दुनिया में और भाषा की दुनिया में काम करते हैं वो जानते हैं कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन जिस चीज से हमारा काम चलता है यानी कि अक्षर, वही उसका अर्थ ही है कि जो क्षर न हो। तो केदार जी अपने अक्षरों के साथ और अपनी कविताओं के साथ जीवंत हैं। उन्होंने उनकी एक कविता है, सृष्टि पर पहरा की आखिरी कविता है, जाऊंगा कहां रहूंगा यहीं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह पड़ा रहूंगा, किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में छिपा रहूंगा, मैं दबा रहूंगा किसी रजिस्टर में अपने स्थायी पते के अक्षरों के नीचे, या बन सका तो ऊंची ढलानों पर नमक ढोते खच्चरों की घंटी बन जाऊंगा, या फिर माझी के कुल की कोई कील, जाऊंगा कहां देखना रहेगा सब जस का तस, सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी, सांझ को जब लौटेंगे पक्षी लौट आऊंगा मैं भी, सुबह जब उड़ेंगे उड़ जाऊंगा उनके संग। तो ये इस तरह से केदार जी अपनी कविता में ही अपनी उपस्थिति को अपने उत्तर जीवन में भी बनी रहेगी, इस आशा के साथ हमारी उनकी कविताएं हमारे बीच मौजूद हैं। और केदार जी की स्मृति में हम लोगों ने 3 साल पहले एक सम्मान शुरू किया था, और आप में से बहुत लोग उसमें शामिल हुए होंगे। आदरणीय अरुण कमल जी आए थे। रैदास मंदिर से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और आप सब जानते हैं कि रैदास की एक परीक्षा हुई थी, और उस परीक्षा की स्मृति में राजघाट के पास वो रैदास मंदिर बना है। वो हिंदी के पहले कवि हैं रैदास। तो वहाँ हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, फिर दूसरा आयोजन सारनाथ में किया गया बुद्ध भूमि पर, और वहां से होते हुए आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो केदार जी की एक तरह से शिक्षा भूमि रही है, उस शिक्षा भूमि में यह आयोजन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दीवार की और इस परिसर के बहुत सारे वृक्षों की स्मृति में केदार जी जरूर होंगे, और उसके माध्यम से इस आयोजन को भी देख रहे होंगे। केदार जी का जो व्यक्तित्व था, उनको पहला सम्मान कुमारन आसान सम्मान मिला था मलयालम भाषा से, मलयालम भाषा के बड़े कवि उनके नाम पर। तो हमारी इच्छा थी कि पहला सम्मान मलयालम के कवि को दिया जाए। इसमें अरुण कमल जी ने बहुत अच्छी राय दी। हम लोगों का इरादा था कि एक साल हिंदी कवि को सम्मानित करेंगे और एक साल भारतीय भाषा के कवि को सम्मानित करेंगे। तो अरुण जी ने कहा कि नहीं, आप हर साल ये करिए, तो क्योंकि वो फिर इतना अंतराल आ जाएगा कि सम्मान स्मृति में नहीं रहेगा। तो
पहली बार हम लोगों ने मराठी के कवि संदीप जगताले और हिंदी के कवि अंचित को सम्मानित किया। वो कार्यक्रम जैसा मैंने बताया रैदास मंदिर में हुआ था। दूसरी बार हमने फिल्म मलयाली कवि एमपी पृथ्वीश और हिंदी कवि लवली गोस्वामी को सम्मानित किया गया। और अब की हम लोग हिंदी और बांग्ला के कवि को सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य ये है कि केदार जी से प्रेम करने वाले भारत की सभी भाषाओं में लोग मौजूद हैं। इस सम्मान समिति के अध्यक्ष अरविंदाक्षन जी हैं, जो मलयाली के कवि और लेखक हैं। और जो समिति है हमारी, उसमें अरुण कमल जी, राजेश जोशी जी, अनामिका जी और मराठी के प्रतिनिधि के तौर पर चंद्रकांत पाटिल जी, ये लगातार मौजूद रहे हैं। और जब हम जिस भाषा के बारे में तय करते हैं, उस भाषा से एक विशेषज्ञ को हम शामिल करते हैं। पहली बार चूंकि हम मराठी को दे रहे थे और मराठी के चंद्रकांत पाटिल जी हमारी समिति में मौजूद थे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बार हमने मलयाली के प्रसिद्ध कवि के सच्चिदानंदन को अपने निर्णायक समिति में शामिल किया। अब की हमको बांग्ला में ये सम्मान देना था, तो बांग्ला की अनुवादक और विदुषी, हिंदी की आचार्य और कई विश्वविद्यालयों की अभी कुलपति का भार संभाल रही हैं सोमा बंदोपाध्याय जी को हम लोगों ने, जिनको अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इसी सभागार में सुना था, सोमा बंदोपाध्याय जी हमारी निर्णायक समिति की सदस्य थी। तो इस तरह से केदार कविता सम्मान का यह यात्रा चल रही है। 3 वर्ष पूरे हुए हैं और एक छोटी सी स्मारिका हम लोगों ने निकाली है, या कहें कि स्मारिका निकलने की प्रक्रिया चल रही है, और उसकी एक डमी कॉपी ही मौजूद है हमारे पास। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसका लोकार्पण हो, थोड़े दिन में वो उपलब्ध हो जाएगी सबके लिए। और अगले इस सम्मान की घोषणा हम लोग केदार जी के जन्मदिन पर करते हैं। 19 नवंबर को केदार जी का जन्मदिन होता है, और अगले वर्ष के पहली तिमाही में ही कभी ये आयोजन करते हैं। इस बार संभव है या तो हम हिंदी के अलावा जिस भाषा में जाएं, तो या तो कन्नड़ के किसी कवि को करेंगे, या फिर तेलुगु के कवि का सम्मान करेंगे। ये जल्दी ही तय हो जाएगा। आप सब इस सुबह, बसंत की इस सुबह में आप आए हैं इस कविता के उत्सव में। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और हाँ लुका जैसा कि सर ने बताया, सम्मान समारोह की स्मारिका हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अरुण कमल, अवधेश प्रधान, अनिल त्रिपाठी, मंच पर सदानंद शाही सर और प्रभाकर सिंह सर से अनुरोध करती हूँ कि आए और पत्रिका का लोकार्पण करें। एक मेरे साथ ही है, मैडम के साथ
सौभाग्य है कि हमारे बीच हिंदी के महती कवि आदरणीय अरुण कमल सर उपस्थित हैं। मैं सदानंद शाही सर से अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया आएं और अरुण कमल सर को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। सर, ये हमारी तरफ से आपका हमारे गार्डन में स्वागत है। मैं आदरणीय प्रभाकर सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश प्रधान सर को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। मैं पुनश्च प्रभाकर सर से निवेदन करूंगी कि अनिल त्रिपाठी सर को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। सर, मैं सदानंद शाही सर से वापस अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित इस संकाय की संकाय अध्यक्ष वृंदा मैम को अंगवस्त्र देकर सम्मानित हमारे बीच उपस्थित है आज बलराज पांडे सर, जिनका जन्मदिन भी है। मैं आदरणीय शाही सर से अनुरोध करती हूँ कि बलराज पांडे सर को अंगवस्त्र से सम्मानित करें। मैं आदरणीय रामकली मैम से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं। उनका अभिनंदन कर हमारे बीच आदरणीय अनिल त्रिपाठी सर बैठे हैं। कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी का जन्म 1 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर के तिवारीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, जेएनयू नई दिल्ली से एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनकी कई प्रकाशित पुस्तकें हैं, जिनमें एक स्त्री का रोजनामचा, अचानक कुछ नहीं होता, नई कविता और विजयदेव नारायण शाही, मिट्टी की रोशनी और केदारनाथ सिंह की प्रतिनिधि कविताएं भी उनकी संपादित है। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया केदारनाथ सिंह पर अपने वक्तव्य के लिए मंच पर आएं और हमें अपने वाणी से लाभान्वित करें। अनिल त्रिपाठी सर। सम्मान वाला आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे बीच उपस्थित है अनुज लुगुन और शीर्षा जी। मैं आदरणीय अरुण कमल सर से अनुरोध करूंगी कि वो अनुज लुगुन जी को कार्यक्रम का मानपत्र, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर केदारनाथ सिंह कविता सम्मान से सम्मानित करें। आदरणीय अवधेश प्रधान सर, अनिल त्रिपाठी सर, सदानंद शाही सर, प्रभाकर सिंह सर, सभी से अनुरोध है
अनुज लुगुन का जन्म 1986 में जलडेगा पहाड़ टोली में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा सत्वे यानी हाई स्कूल लचरागढ़ से, इंटर और स्नातक संत जेवियर कॉलेज रांची से, एमए और पीएचडी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। इनकी कविता पुस्तक बाघ और सुरला मुंडा की बेटी कविता संग्रह पत्थलगड़ी, इन्हें भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, सविता त्रिपाठी साहित्य सम्मान, भारतीय भाषा युवा सम्मान और साहित्य अकादमी युवा सम्मान समेत कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में यह भारतीय भाषा विभाग के सहायक प्राध्यापक का पद संभाल रहे हैं। भारतीय भाषा के प्रति केदारनाथ जी के प्रेम को देखते हुए एक सम्मान भारतीय भाषा में भी दिया जाता है। अजीत को अष्टभुज होना चाहिए। भारतीय भाषा के सम्मान के तौर पर हमारे बीच बांग्ला की प्रतिनिधि कवयित्री शीर्षा उपस्थित है। हम केदारनाथ सिंह कविता सम्मान से शीर्षा को सम्मानित करने के लिए आदरणीय मंच से अनुरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 1992 में जन्मी शीर्षा बांग्ला साहित्य जगत की युवा कवयित्री और अनुवादिका है। इनके अब तक 3 कविता संग्रह तारा फूलों की शव यात्रा, तारा फुलेर शव यात्रा, एक सफेद या काली बिल्ली की ढेर सारी कविताएं, एक टिकालो किम्वा शादा बेडालेर कविता गुच्छो और ए माया ए मृग शीर्षक से प्रकाशित कविता संग्रह हैं। शीर्षा अनुवादिका भी हैं। इनकी अब तक 3 अनुवाद की पुस्तकें अंग्रेजी और तमिल भाषा से बांग्ला में प्रकाशित हो चुकी हैं। शीर्षा की कविताएं बांग्ला कविता के जीवन आनंदीय परंपरा का एक अनुवादन विस्तार है। यहाँ जीवन की विविधताओं को एक कवि खासकर स्त्री के नजरिए से देखने, पकड़ने और महसूस करने की अबुलाहट है। इसमें प्रेम है तो शुभातुर भारतीय समाज की। एक युवा की कविताओं में यह कोशिश, यह अकुलाहट ही महत्वपूर्ण होती है। यह केदारनाथ सिंह की भारतीय कविता की परंपरा को एक तरह से अवगाहन और विस्तार देती है। इसके पीछे से फोटो लगा के उनका फोटो अरे उदय जी हमारी संख्या का आपका अंश जो क्रम है उस क्रम से मैं आदरणीय अनिल त्रिपाठी सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वह मंच पर आएं।
मैं उनका पुनश्च एक बार परिचय देना चाहती हूँ। कवि और आलोचक अनिल त्रिपाठी का जन्म 1 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर के तिवारीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। केदार जी के प्रिय शिष्य अनिल त्रिपाठी जी ने केदारनाथ सिंह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन भी संपादित किया है। मैं अनिल त्रिपाठी सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया कवि के बारे में हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। केदारनाथ सिंह कविता सम्मान के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, हिंदी के ही नहीं बल्कि भारतीय कविता के बेहद महत्वपूर्ण कवि अरुण कमल जी, संकाय जिस हाल में हम लोग बैठे हैं उसकी अध्यक्षा या प्रमुख बिंदा परांजपे जी, हमारे सम्मानित 2 कवि मंच पर हैं अनुज लगुन और शीर्षा। इस कार्यक्रम की समूची रूपरेखा बनाने और इस तरह केदार जी की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए जो ये कह लीजिए कि एक बड़ा जो प्रयास है, उसके संयोजक प्रोफेसर सदानंद साही जी, यहाँ पर बैठे हुए प्रभाकर जी, प्रोफेसर बलराज पांडे जी और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन एवं प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं मैं शुरू कहां से करूं। केदार जी पर मुझे बात करनी है और केदार जी की कविता पर बात करने के लिए मुझसे कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अवसर बहुत एकेडमिक भाषण का नहीं है या बहुत एकेडमिक वक्तव्य का नहीं है। तो मैं केदार जी की कविता और केदार जी से जुड़ी कुछ संदर्भों की केवल चर्चा यहाँ पर करना चाहता हूँ। मेरे परिचय में बोलते समय साही साहब ने कहा था, साही जी ने कहा था कि मैं उनका विद्यार्थी रहा, तो मैं आपको कुछ ऐसे इंसाइट्स दे सकता हूँ उनकी क्लास के बारे में जो क्लास में पढ़ते समय मैंने उनसे सीखा, या कैंपस में चलते समय उनसे कैसे सीखा जा सकता है, इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। प्रतिनिधि कविताएं जो आपके सामने राजकमल ने जिसे प्रकाशित किया है उसका संपादन मैंने किया है, तो संपादन करते समय क्या समस्याएं थी और किस तरह से केदार जी का सहयोग मिला, इसके बारे में बात कर सकता हूँ। यानी कि केदार जी के कुछ ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसे मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं, और केदार जी की कविता का एक हिस्सा तो ऐसा है जिसमें आता है केवल मैं ही जानता हूं। तो कुछ एकाध प्रसंग ऐसे भी हैं। दरअसल एक कवि जब सामने आता है और शुरुआत से ही सामने आता है तो वो कितना दूर तक आगे जाएगा, इसका एक बीज उसकी कविता में बहुत शुरुआती दिनों में दिखाई पड़ता है। आप जब केदार जी को पढ़ते हैं, तीसरा सप्तक की कविताओं को से केदार जी की कह लीजिए कि कविताओं का पहली बार जो निदर्शन होता है हिंदी साहित्य के सामने, हिंदी कविता के सामने, वो तीसरा सप्तक की कविताओं से होता है। तीसरा सप्तक में जो कविताएं हैं उनमें बहुत सारे गीत हैं, लेकिन कुछ उसमें फ्री वर्स हैं। उसमें एक कविता है जिसकी पंक्ति है कि आज मैं कुछ भी नहीं हूं, कल उगूंगा मैं, और नीचे लिखा है मशहूर कवि ई कमिंग्स की पंक्ति से, ये कल उगूंगा मैं, इसकी आवृत्ति, इसकी ध्वनि बार बार उनकी उस कविता में सुनाई पड़ती है। ई कमिंग्स की मशहूर पंक्ति है, टुमारो इज आवर परमानेंट एड्रेस। तो कवि का जो जीवन है, उसकी कविता का जो जीवन है, कवि के समय का जीवन और कवि के न रहने के बाद जो उसका उत्तर जीवन है, तो इसमें एक बीज जो है, एक तत्व जो है छुपा हुआ है केदार जी की कविता का। बहुत सारे लोग
यहाँ पर केदार जी से जुड़े हुए लोग हैं, सब जानते हैं कि केदार जी इसी बनारस में गीतों से उन्होंने शुरुआत की थी। आज पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया जैसे गीत थे। झड़ने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, इस तरह के गीत उन्होंने लिखे। लेकिन धीरे धीरे 1957 के आसपास जब उन्होंने कविता लिखी, माँ ने लगाए हैं आंगन में तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोक दूं, दौड़ रहा हूं मुट्ठी में प्रश्न लिए, दौड़ रहा हूं बन बन पर्वत पर्वत रेती रेती लाचार। ये जो सवाल है केदार जी के मन में 1957 में उठ रहा है। आप ध्यान दें कि तीसरा सप्तक 1959 में आया था, और ये जो तीसरा सप्तक की कविता शामिल है कि मैं मुट्ठी में, मेरे पास प्रश्न है कि ये जो प्रश्न जो है वो केवल आंगन में बिरवे लगाने का प्रश्न नहीं है, या मैं अपना नन्हा गुलाब रोकने का प्रश्न नहीं है, बल्कि हिंदी कविता की परंपरा में केदारनाथ सिंह अपनी कविता रोकने की बात करते हैं, अपने हस्ताक्षर की बात करते हैं। ये मेरा रास्ता कैसे होगा, ये जद्दोजहद उनके मन में चल रही है। इस जद्दोजहद के दौरान या दरमियान अगर आप देखें तो केदार जी लगभग उस समय की जो वैश्विक कविता थी उसको वो पढ़ चुके थे। मैं आपको ध्यान दिलाना इसलिए चाहता हूं, पाल एलुआर फ्रांस के बहुत मशहूर कवि थे, उनकी कविता आई थी लिबर्टी, और 42 में जब फ्रांस नाजियों के अधीन हुआ, जर्मनी के अधीन हुआ, तो वो कविता उस समय की जो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स थी उस कविता के पर्चे पूरे शहर में गिराए गए। तो केदार जी ने अपने जीवन में बहुत शुरुआती दौर में लगभग 14-15 साल, और मुझे लगता है 14-15 साल यहाँ पर वो आ चुके थे। उन्होंने 8वीं के बाद की जो पढ़ाई की वो इस शहर में की, हाई स्कूल से लेकर के PhD तक की सारी शिक्षा इस शहर में की। तो लिबर्टी कविता का जो अनुवाद है उन्होंने उस समय किया। तो अगर केदार जी 34 में पैदा हुए, कुछ लोग 33 कहते हैं, तो ये कविता अगर 14 वर्ष के अनुवाद में हुआ तो लगभग 47-48 के आसपास, और भारत का भी वही समय है जब आजादी का दौर चल रहा है। और वो जो लिबर्टी कविता है उसमें एक पंक्ति बार बार आती है, आई वॉन्ट टू राइट योर नेम, और ये नेम किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। बस्ते पर कहीं पर दुनिया भर की जितनी भी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं उस हर जगह मैं तुम्हारा नाम लिखना चाहता हूं, और ये तुम्हारा जो है वो स्वतंत्रता के लिए। ये शुरुआती चेतना है केदार जी की, और उसके बाद से एक रास्ता बनता है जिसके साक्ष्य कह लीजिए कि उनकी कविताएं हैं। तीसरा सप्तक के बाद जो पहला संग्रह है अभी बिल्कुल अभी, ये जो बिल्कुल अभी बिल्कुल अभी, आप अगर संग्रह के नाम सिर्फ पढ़ते चले जाएं तो आपको एक जो रचनात्मक काव्य यात्रा का विकास है वो दिखाई देता चला जाएगा। अभी बिल्कुल अभी एकदम नया नया, जैसे कोई कवि आया हो, लेकिन इसमें ताजगी का एहसास है, एक ताजगी है। और उस ताजगी में केदार जी के शब्द लेकर के मैं कहूं तो आदिम मिट्टी का ताजा आरंभ उसमें दिखाई देता है, अभी बिल्कुल अभी। उसके बाद केदार जी का दूसरा जो संग्रह आता है वो लंबी तैयारी के बाद लगभग 20 बरस का अंतराल उसमें होता है। 1960 में संग्रह आता है अभी बिल्कुल अभी, और फिर 80 में वो संग्रह आता है उनका जमीन पक रही है। जमीन जब पक रही संग्रह आया तो केदार जी की प्रतिभा जो कविता की दुनिया में थी वो लोगों के सामने आई। और मुझे कई लोगों ने ये बताया कि मेरे साथ अखिलेश जी आए हुए हैं एक कार्यक्रम में दूसरे, वो बताते थे कि हम लोग इलाहाबाद में वो पढ़ रहे थे तो लगभग हर नया जो यूथ था उस समय का उसके सिराने ये संग्रह पाया जाता था। जमीन पक रही, मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला मैं लिखने बैठ गया। ये कविता जो है उस संग्रह में थी। इस कविता पर कुछ लोगों ने विवाद किया, उस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि पास
का पाश की कविता का आरोप लोगों ने लगाया, लेकिन पाश ने ये कविता सुनी थी केदार जी से और पाश ने उस कविता को अपनी डायरी में नोट किया था। बाद में जब डायरी छपी और पाश की कविता के नाम पे वो भी छप गई तो ये विवाद शुरू हुआ। लेकिन ये सच है कि पाश चंडीगढ़ में रहते हुए, केदार जी चंडीगढ़ गए थे, साथ में त्रिलोचन जी थे वहां, और ये लगभग वही दौर था जहां मुझे लगता है कि जब अरुण कमल जी वगैरह, ये पूरा साहित्य अकेडमी का प्रशिक्षण का दौर था जिसमें आप गए हुए थे, आप थे। उस दौरान पाश जी ने वो कविता सुनी और उन्होंने नोट किया। हम सब लोग की आदत कविता नोट करते हैं, नाम नहीं लिखते हैं। तो लेकिन 80 में वो संग्रह है। उसके बाद से आप देखें अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, और फिर जब जमीन पक गई एक कवि की तो उसने कहा यहां से देखो। तीसरा संग्रह जो उनका आया उसका नाम था यहां से देखो। यहां से देखो के बाद अकाल में सारस, ये जो सारस, अकाल में सारस का जो रूपक है, रिल्के की स्वान कविता है। केदार जी के प्रिय कवियों में रिल्के रहे हैं। तो अकाल में जो सारस का जो बिंब है, और वो अकाल में सारस का वो बिंब एक बार फिर सृष्टि के पहरा में आता है। जब एक सूखे हुए पेड़ की ठुनगी पर महज 3-4 पत्ते हिल रहे हैं, और केदार जी कहते हैं कि ये जो 3-4 पत्तों का हिलना है, वो ऐसा लगता है कि समूची सृष्टि पर यही 3-4 पत्ते पहरा दे रहे हैं। सृष्टि पर पहरा नाम की कवि कविता है। आप देखें कि वहां से शुरू हुआ और सृष्टि पर पहरा उनका लगभग एक प्रकार से कवि के द्वारा तैयार किया हुआ अंतिम संग्रह है। बाद में ये संग्रह आए, लेकिन वो लोगों ने संकलित किए, इकट्ठे किए। तो ये जो दौर है पूरा, इस दौर को समझने के लिए अगर आप एक एक संग्रह को, अकाल में सारस, और उसके बाद से फिर बुनियादी तौर पर उनकी कविता के में जो परिवर्तन आता है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताई और साइकिल, सृष्टि में पहरा, आंसू का वजन आदि। तो केदारनाथ सिंह ने क्या किया ऐसा? केदारनाथ सिंह को हम इतना क्यों याद कर रहे हैं? या अगर मैं ये कहूं कि हिंदी कविता में केदारनाथ सिंह का योगदान अगर 1 या 2 पंक्तियों में हमको कहना, तो मैं क्या कह सकता हूं? मुझे कई बार ये लगता है कि जो आधुनिकता 1943 के बाद से आधुनिक हिंदी कविता में आई अद्वैत के नेतृत्व में, उस आधुनिकता या उस नागर बोध को अगर किसी ने, उस समूचे भावभूमि को किसी ने उसमें थोड़ी तरेड़ डाली या उसमें थोड़ा सा बदलाव किया, तो वो बदलाव था केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह ने समूची आधुनिकता और नागर बोझ की कविता के भीतर अपने लोक को ले जाकर के स्थापित कर दिया, और कविता में ये परिवर्तन 60 के आसपास घटित हुआ। जब मैं ये कह रहा हूं तो आप देखिए, नई कविता का समूचा जो दौर था, उसमें एक जो इसलिए केदार जी के बारे में हम लोग कहते हैं कि शहर और गांव की कविता का एक द्वंद्व उनके यहाँ लगातार दिखता है। ये शहर कौन शहर था? आधुनिकता कैसी आधुनिकता थी? पूंजीवादी सभ्यता के विकास के साथ साथ तकनीक और विज्ञान ने ये आधुनिकता पैदा की थी। बड़े बड़े कल कारखाने ये आधुनिकता पैदा किए थे, और इस आधुनिकता बोझ से जो कविताएं, या कह लीजिए कि जो पश्चिम की उस समय के अस्तित्ववादी स्वर थे, वो सारी चीजें आई थी। लेकिन उसके भीतर से एक लोक को स्थापित करना, एक ऐसी जगह से कविता को ले जाना, ये कम बड़ी बात नहीं थी। अगर आप उस दौर के कवियों को देखें, रफी शायद जैसे मान लीजिए बड़े कवि थे, क्या लिख रहे थे? राजनीतिक चेतना से युक्त कविताएं लिख रहे थे। हम कहते हैं कि लोकतंत्र की सभ्यता समीक्षा कर रहे थे। उन्हीं के पहले तीसरे शतक में ही शामिल कुंवर नारायण जी थे। कुंवर नारायण ने अपना जो अरण्य स्थल है, वो मिथक और जो इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, उसमें देखा, आत्मजयी से लेकर के नचिकेता और बादशाह के बहाने। लेकिन इनके बीच में केदार जी क्या कर रहे हैं? जीवन जो उन्होंने देखा, जो पूरा समूचा जीवन बन सकता है, विचार के बरक्स जो जीवन है, उस जीवन के स्पंदन को वो हिंदी कविता में रोपित कर रहे हैं। और ये कविता का एक बड़ा बदलाव है, जहां से आपको दिखाई देता है। और एक समूची पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ये देखा कि समूचा वो क्षेत्र बदल गया। वो जो दबदबा था
नागरगोद की कविताओं का वो दबदबा कब हुआ। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप हिंदी कविता की चलती हुई जो उसकी कह लीजिए कि एक चुपचाप कोई व्यक्ति आए और समूचे उस मुहावरे को बदल करके रख दे। इसलिए आप जब उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो आपको ऐसे तमाम सारे बिंब मिलेंगे। अभी सोए उठो मेरे सोए हुए धागों, ये कविता मैं देख रहा था कि उसका पुष्प यहाँ पर बनाया गया। ये धागों का उठना, बिंब उनके कहां से आ रहे हैं? एक जगह है कि मेघ खुलकर बरस चुका है और हल पर एक चिड़िया चोंच मार रही है। अब मेघ यानी कि बादल बरस चुके हैं। बादल बरस चुकने का मतलब है किसान तैयारी कर रहा है, और वो जो तैयारी है उसमें केवल हल, चिड़िया, तमाम सारी चीज, उसमें एक अपने आप जो है एक कुनमुनापन पैदा होता है। ये कौन महसूस करेगा? इस स्पंदन कौन महसूस करेगा? मुझे लगता है कुछ तरह की कविता अब आगे नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि न हल है, न बैल है, न भेड़ है। हम सब जो है वो शहर और नागरगोद की कविताएं लगातार लिख रहे हैं। थोड़ा बहुत बचने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ये बच जाए, हमारे वो बच जाए, लेकिन जहां से सचमुच जीवन आ रहा है उस जीवन को लगभग भूल गए हैं। तो केदार जी की कविता को जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह के तमाम सारे संदर्भ आएंगे। आप देखें कि एक जगह आता है कुछ सूत्र जो एक किसान ने अपने बेटे को दिए थे, ये कविता है उसका शीर्षक, और उसमें आता है कि अगर कहीं तुम कभी भूल जाना रास्ता तो ध्रुव तारा पर नहीं, किसी बस्ती से दूर से आने वाली कुत्तों की आवाज पर, कुत्तों के भौंकने की आवाज पर भरोसा करना। यह है केदारनाथ सिंह की कविता। ध्रुव तारे पर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास कहां करना है? अगर रास्ता भूल जाए तो वो जो आवाज आ रही कुत्तों के भौंकने की, एक अजनबी कोई आ रहा है तो वो शोर करते हैं, तो बस्ती है, वहां जीवन है। तो केदार जी के यहाँ इस तरह के तमाम सारे बिंब, ताजी खुदी हुई मिट्टी की जो ताजा गंध होती है, वो गंध उसमें आपको लगातार मिलेगा। तो एक बड़ी कविता इस तरह से वो संभव करते हैं, और बिना किसी, मैं कहूंगा कि बहुत सहज तरीके से, बिंबों की तरफ उनका झुकाव बहुत शुरू से था, बाद में थोड़ा बिंबों को लेकर के उनके रूप में परिवर्तन हुआ। कविता में सबसे अधिक ध्यान देता हूं मैं बिंब विधान पर, ये बात उन्होंने 27 वर्ष की उम्र में कही थी। और ये क्यों कही थी? क्योंकि उन्होंने आगे लिखा था उसमें, क्योंकि आज ये मान लिया गया है कि यदि आप कविता की दुनिया के नागरिक हैं तो आप नए नए बिंबों का निर्माण कर आप कविता की दुनिया की नागरिकता का शुल्क अदा करते हैं। यदि आप कविता की दुनिया के नागरिक हैं तो आपको नए बिंब बनाने हैं। ये वो दौर है जब केदार जी तमाम सारे बिंबों की तरफ मुड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूं कि जब भी हम केदार जी की कविता के पास जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे रूप, बहुत सारे स्वर, जहां जीवन ज्यादा है, जहां और शब्द, आप देखिए शब्द, भाषा। केदार जी ने एक बार कहा, उससे कल हम लोग बात कर रहे थे, रंजीत सिंह मैंने कोट किया था कि अगर आप कवि हैं, कविता लिख रहे हैं, तो कविता आप किस मैदान में कविता रोकेंगे? कविता का मैदान क्या होगा? उसकी खेती कहां करेंगे? वो भाषा होगी। तो भाषा की पटरी के बिना कविता की रेलगाड़ी नहीं दौड़ सकती, ये कभी उन्होंने कहा था। तो आपको अपनी भाषा इजाद करनी है, और वो भाषा कहीं और से नहीं मिलेगी, वो भाषा आपके आसपास की दुनिया से मिलेगी। उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है, उसकी जो सबसे बड़ी टकसाल है, वो लोक है। तो लोचन जी इसी बात पर जोर देते थे, आप लोग के पास जाइए। कई बार तो हम लोग मिलते थे तो कहते थे कि तुम्हें किसी बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास बैठने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों के पास जाओ जिनको खड़ी बोली भी ना आती, फिर उनकी भाषा सुनो। तो वो जो भाषा की ताकत वो है, वो कविता में क्या आ सकती है? ये भाषा हमको, क्योंकि भाषा कहाँ मिलेगी? लोग के पास, लोगों के पास, सामान्य लोगों के पास। केदार जी अगर लिखते हैं, वो पैरों को चाट गए जूते, जिंदा हैं हम अपने बूते, उनको याद करते हुए इस कविता का जिक्र किया है उन्होंने। तो पैरों को चाट, उसमें आता है कि जो
उसमें एक जगह जिक्र आता है, कभी आप मोची को देखें, आपका जूता चप्पल जो गाड़ता है, पॉलिश करता है, तो वो जब जूता सिल रहा होता है या चप्पल सिल रहा होता है, तो वो अपने पैरों से, अपने अंगूठों, पैरों के अंगूठों से वो पहले उसको दबाता है और फिर वो हाथ से, एक हाथ में छोटी सी रापी होती है और दूसरे हाथ में धागा होता है, यानी कि उसके पैर भी हाथ का काम कर रहे हैं, पहले उनसे दबाता है। तो जहां पैर भी हाथ बन जाए, ये ध्यान देने की बात है कि राज की कविता में जिक्राया है, सृष्टि पर पहरा नहीं आया। तो कितना माइन्यूट, कितना सूक्ष्म एक ऑब्जर्वेशन उस कवि में मिलेगा, ये आप जगह जगह से आप ये संदर्भ पा सकते हैं। तो ये तो कविता हुई, और कविता के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि वो मनुष्य भी बहुत बड़े थे। उनके न रहने पर अरुण जी ने एक टिप्पणी लिखी थी, और उस टिप्पणी में उन्होंने ये बात रेखांकित की थी कि उनके जैसा जो सरल, शिशुवत, ये जो पारदर्शी हंसी है, आप ऐसे हंस रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि भीतर कोई कलुष, निष्कलुष हंसी शायद ही किसी में। लोग ठहाके लगाते हैं तो लगता है कि दम छर रहा हो, लेकिन केदार जी का वो हंसना अगर किसी ने, आप लोग महसूस करें, वो जो खिलखिलाहट थी उनकी हल्की, वो एकदम निष्कलुष, पारदर्शी, निष्कम जैसी थी। उसका जिक्र अरुण जी ने किया था। तो वो भीतर की एक, कह लीजिए कि वो निष्कलुषता थी। नहीं मालूम कि उन्होंने, मुझे तो नहीं मालूम है, और शायद ही कभी किसी को उन्होंने कभी कोई कठोर वचन या परुष भाषा बोली। हम लोग विद्यार्थी थे तो कभी अगर गुस्सा भी होते थे तो कभी गुस्से में नहीं देखा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा कुछ बोले और चुप लगा गए। तो ये स्थिति थी केदार जी। मैं आपको बताऊं, पढ़ते समय मैं जिस साल दाखिला लिया 92 में जेएनयू में गया था, उस साल केदार जी ही वहां सीआईएल सेंटर के चेयरपर्सन थे, विभागाध्यक्ष थे। लेकिन हम में से किसी विद्यार्थी ने पूरे कार्यकाल में विभागाध्यक्ष की कुर्सी पर उन्हें बैठे हुए नहीं देखा है। और मैं ही नहीं, मुझसे 10-20 साल पहले जो मेरे सीनियर थे, केदार 76 में जेएनयू गए थे, और उसके बाद कम से कम 2 या 3 बार, 2 बार चेयरपर्सन हुए, लेकिन किसी ने उन्हें विभागाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए नहीं देखा। हम सब जानते हैं कि विभागों में अध्यक्ष की कुर्सी के लिए कितनी जोड़तोड़ होती है, कितनी मारकाट होती है। लेकिन उसी विभाग के अंदर सोफे पड़े थे समान ऊंचाई के, सारे लोगों के साथ बैठते थे, वहीं पर मीटिंग होती थी। कभी विभाग में साइन भी करने आना पड़ता था, तो वो ये जो सेंटर में हमारे यहाँ अनस साहब थे, वही सुपरिंटेंडेंट सेंटर के, उनके बगल में कुर्सी उन्होंने लगवाई थी। अपने कैमरे से निकलते थे, वहां आकर के साइन करके फिर चले जाते थे। ये एक तरीका था उनका। कभी भी किसी ने, किसी विद्यार्थी को, ये वहां एक व्यवस्था बनी हुई थी कि अगर किसी विद्यार्थी को जेआरएफ के फॉर्म पे साइन कराना है, यहाँ बहुत सारे बच्चे जेआरएफ के होंगे, तो ये नहीं कहा जाता कि आप जाकर के वहां पर साइन कराइए। वो एक बॉक्स बना हुआ था, आप वो रख दीजिए, आपको 1 बजे जब विभाग का टाइम खत्म होता, वो साइन किया हुआ उसी डिब्बे में मिल जाएगा। एक सिस्टम उन्होंने इजाद किया था कि हमारे पास बच्चों को आने की जरूरत न पड़े, वहां रख दीजिए, मैं 1 बजे जब यहां से निकलूंगा साइन करूंगा, फिर घर जाऊंगा। और ये रोज का काम था। तो ये जो व्यक्तित्व है, वो निश्चित तौर पर एक अध्यापक वो रहे, उस अध्यापक के जीवन में भी पढ़ाने का जो तरीका था। आप केदार जी को हिंदी कविता पढ़ाते समय सिर्फ हिंदी कविता नहीं, बल्कि समूची भारतीय कविता और वैश्विक कविता का ऐसा लग रहा है जैसे आप उसकी एक यात्रा कर रहे हैं। मुझे याद है कभी रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइन, मरते चाहिना आम सुंदर होने, मानुषे माझे आम बचे बारे चाहिए। मैं इस संसार में मरना नहीं चाहता, मैं मनुष्यों के बीच में जीवित रहना चाहता हूं। केदार जी ये जो वाक्य है, आप ये सारी वाक्य क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि आपको वहां से ताकत मिलती है, एक रोशनी की सहकीर आपके भीतर है, आप ऐसी इच्छा रखते हैं। तो ऐसे कवियों की कविताएं इसी तरह से मनुष्यों के बीच में जीवित रहें। और मेरे जैसा जो विद्यार्थी है, छात्र रहा हूं मैं उनका, रिसर्च मैंने उनके साथ की है, तो
टैगोर की ही एक पंक्ति है, सकल गर्भ दूर कर दी तो हार गर्भ छाणी ना। मैं सारे गर्भ भूल जाऊंगा, लेकिन आपका जो गर्व है कि आप मेरे अध्यापक रहे, मेरे गुरु रहे, मेरे कवि रहे, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एक और प्रसंग बता करके मैं बात खत्म करता हूं। सदानंद जी वहां थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद जैसे होता है कि संसद भवन में वो मिला था, और उसके बाद से केदार जी के आसपास जाहिर सी बात है कि देश का बड़ा पुरस्कार था और तमाम सारे लोग थे। लेकिन ये हुआ कि कार्यक्रम के बाद कहां चला जाए, तो बहुत सारे लोग आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं अनिल के साथ जाऊंगा, तो मुझे लगा कि कुछ तो कम से कम स्नेह मैंने हासिल किया है। और उसके बाद मैं अरावली गेस्ट हाउस जेबी में गया हुआ था, वहीं ठहरा हुआ था, साई जी वहां आए हुए थे, तो हम सब लोग वहां इकट्ठे हुए शाम को 4-6, बहुत राजेश मल जी गए हुए थे उसमें। तो मैंने ये देखा कि एक क्षण ऐसा आया, ये वाकया मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं उसका गवाह रहा हूं और कोई नहीं था। एक क्षण ऐसा है कि हमने कहा सर आप बैठिए, और मैं थोड़ा सा जैसे होता है कि भाई पानी के लिए और कुछ इधर उधर के लिए कहता हूं, तो वो बैठे, और जब मैं लौट के आया 2-4-5 मिनट के बाद, तो मैंने देखा उनकी आंखें भरी हुई। केदार जी की आंखों में आंसू मैंने 2 बार देखे। एक तो पिता की मृत्यु पर उनके 96 में उनकी डेथ हुई थी, और दूसरी बार ये जो पुरस्कार के बाद का समय था। तो मैंने कहा क्या हुआ सर, कुछ क्या होगा? पहले तो मुझे लगा कि मुझे हट जाना चाहिए, इनका निदान निजी स्पेस है, उसको मैं दखल क्यों लूं। फिर लेकिन मैंने पूछा क्या हुआ, तो उस समय उन्होंने अपनी अत्यंत गदा पत्नी को याद किया था और ये कहा कि वो होती तो भी खुश हो लेती। और उसके बाद जो हुआ कि कहा वो दिलचस्प। उन्होंने कहा अनिल, बनारस के पंडित जी थे, वो कहते थे पद प्रतिष्ठा शुक्री निष्ठा, यानी कि एक कवि को इस देश का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है और कह रहा है पद प्रतिष्ठा शुक्री निष्ठा क्या है। और उनकी कविता में आता है कि पुरस्कार क्या सारी चीजें हैं। तो एक ऐसे कवि को याद करना, उसकी कविताओं को याद करना निश्चित ही मैं कहूंगा कि हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम सबकी स्मृति में, हम सब लोगों के बीच में हो। गए नहीं, जैसे अभी कहा गया, जाऊंगा कहाँ, रहूंगा यहीं, तो कहीं गए नहीं है। और इस समारोह में वो उपस्थित हैं हम सब लोगों के। अगर हम उनकी कविताओं पर बात कर रहे हैं, जिन्होंने देखा है, उनके जाने के बाद ही कोई जाएगा, उसके बावजूद भी रचना बचती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कवि के जीवन की एक ऐसी खिड़की खोलकर दी जहाँ से हम शायद अब तक न झाँक पाए हों। क्योंकि कविता केवल पढ़ी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, वह महसूस की जाती है। समय के साथ हमारे भीतर गूंजती रहती है और हमारे भीतर जो भी सुंदर है, जो भी कोमल है, उसे बचाए रखती। हमारे बीच आदरणीय विहार वैभव जी उपस्थित हैं। हमें युवा कवियों के प्रतिनिधि कवि, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आएं और आज के सम्मानित दोनों कवियों के कविताओं पर अपने विचार रखें। आदरणीय मंच और सामने बैठे आप सब, अभी अनिल जी बोल रहे थे, उनके पास कवि की स्मृतियाँ थी और वो स्मृतियों के बहाने से बोल सकते थे। मेरे पास कवि की कविता ही है और मुझे केदारनाथ जी की कविता पे बात भी नहीं करनी है। लेकिन जिस विवाद का जिक्र कर रहे थे अनिल जी भी, बास और केदारनाथ जी की कविता का संभवतः हमारी तरफ इशारा था उनका। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, मैं केदारनाथ जी की बेहद महान स्मृति को के समक्ष ये बात कह रहा हूं। पास की जो कविता है
वो 1971 में है और संग्रह में है और नीचे रचना काल लिखा हुआ है 1971। केदारनाथ जी की जो कविता है वो 1978 में है और नीचे रचना काल लिखा हुआ है, रचना का समय लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता हम इसका क्या कर सकते हैं और इससे कैसे निपट सकते हैं। हिंदी में ये होता रहा है, गोरखनाथ पांडे और गोविंद प्रसाद की कविता राजा बोला रात है का जो विवाद है, ऐसे बहुत से विवाद हैं और मुझे लगता है धीरे धीरे हमें इससे निपटना चाहिए। मेरे पास 2 कवियों पे बात करने का मौका है। पहले मैं जिस कवि पे बात रखूंगा, क्योंकि हम सम्मानित कवि बात कर रहे हैं इसलिए भटकने के भय से मैंने उसको लिख लिया है, तो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ बातें। बांग्ला कविता का मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ रखा है, इसके बावजूद 7 कविताएं उपलब्ध थी आज के सम्मानित कवि शीर्षा की। उन 7 कविताओं के बहाने जो कुछ मैं कह सकता था कहता हूँ। इसका शीर्षक मैंने दिया है पत्थरों के स्तन पर बूंद भर दुग्ध पुष्प। यह कवि शीर्षा की एक कविता की पंक्ति। अपने पहले प्रभाव में बंगाली भाषा कवि शीर्षा की कविताएं साधु चित्त कविताओं का प्रभाव छोड़ती हैं। यह कविताएं सुख से बहुत प्रफुल्लित नहीं हैं और न ही दुख में प्रलाप करती हैं। एक स्थिर चित्त है जो सब कुछ को समभाव से ग्रहण करता है। यह कविताएं बांग्ला कविता की समृद्ध परंपरा से जैविक जल ग्रहण कर इतनी परिपक्व हुई हैं या कवि के जीवनानुभव और अपनी जैविक आय को फरलांग गए हैं। मेरे लिए यह तय कर पाना मुश्किल है, किंतु जो भी हो कविताओं की आयु कवि की आयु से बड़ी दिखाई पड़ती है। यह संभवतः कविता भाषा में उसी साधु मुद्रा की वजह से दिखाई पड़ता है जिसका जिक्र मैंने आरंभ में किया है। शीर्षा जब कहती है शोक एक आश्चर्यजनक सफेद फूल है, अजस्त्र कविताओं की देह को बेचकर उसने मेरा अमृत खरीद लिया है, तब यह विश्वास गाढ़ा होता जाता है कि हो न हो कवि ने शोक को सफेद फूल की दृष्टि से देखने के लिए एक लंबी उम्र तय की होगी, किंतु ऐसा नहीं है। कवि ने इसे कम उम्र में हासिल किया है। यहाँ तक पहुंचकर शोक और कवि की आयु का टकराता हुआ प्रमेय थोड़ा जटिल हो गया है। अब यह सिर्फ एक कवि ही हल कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह एक वास्तविक कवि अपनी आयु से ही विशिष्ट हो सकता है। कवि की घड़ी में 3 नहीं 300 सुइयां होती हैं और वहां 24 घंटे का 1 मिनट होता है। वहां संवेदन अधिक है और अवलोकन का विस्तार है। यही अवलोकन का विस्तार ही शीर्षा की इन 7 कविताओं की पहचान बन सकती है। जहां शोक का चित्र बनता है और वह भी एक विस्तृत भूगोल का चित्र हो सकता है। कविता है और अचानक ही ऐसे उत्सव को तुच्छता की फूंक देते हुए सामने आता है रेगिस्तान का वह निर्विकार ऊंट, थका हुआ एक सामान्य सा ऊंट, शोक का सफेद फूल जिसके गले में अंगूर की तरह झूल रहे होते हैं। शीर्षा अपनी कविताओं के बिंबों की बुनावट को लेकर बहुत सचेत होती हैं। यहीं पर कवि केदारनाथ और कवि शीर्षा की कविताओं के मध्य सबसे सघन और आत्मीय रिश्ता बनता है। कवि शीर्षा लिखती हैं पुराने गलीचे की तरह डूबता जा रहा है अंधकार में यह शरीर, जैसे एक महाश्मशान आदि अंतहीन हजारों वर्षों से जमे पृथ्वी की एक काली लड़की के अभिमान जम जम कर पत्थर के स्तन बन गए हैं। अचानक उसके अंदर से निकलता है तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा, बुझते हुए तारों की तरह पत्थरों के स्तन पर बूंद भर दुग्ध पुष्प। कविता को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि एक वक्तव्य के लिए अनेक रूपक प्रकट हुए हैं। कविता कथन की जिम्मेदारी बिंब उठा लेते हैं और एक जगह पर आकर बिंब ही अर्थ की समूची जिम्मेदारी उठा लेते हैं। यह एक कठिन काव्य कौशल है। इसके लिए उस तालाब में डूबना पड़ता है जिसके जल में सुख दुख, मृत्यु जीवन, दिन रात, आरंभ अंत और खिलना मुरझाना एक थहे हुए लय में चल रहा है। उसी जल में उसी कवि में शीर्षा का कवि गीली मिट्टी में धंसा हुआ, पानी में पड़ा हुआ
और जगत में खड़ा हुआ भाषा को रच रहा है। तो शीर्षा की कविताओं पर इतनी सी बात। मैं फिर कहूँ कि अनिल जी कवि के बारे में बात करते हुए ढेर सारी स्मृतियों से काम ले रहे थे, और अनिल लुगुन की कविताओं में बात करते हुए मैं बहुत सारी स्मृतियों से काम इसलिए नहीं ले सकता कि जो स्मृतियाँ हैं वो बहुत अजीबोगरीब हैं। सिर्फ ये कि एक रात हम 4.5 घंटे का डिनर किए। हम 12 बजे डिनर करने बैठे और सुबह के 4:30 बजे उठे। तो सिर्फ इसलिए कि उसमें दुनिया भर की बातें थी, कविता, साहित्य, समाज। इस लेख का मैंने शीर्षक दिया है सेंदोर कोड़ा कोआ अब जिलिब जिलबा। यह मुंडारी लोकगीत का की एक पंक्ति है जिसका अर्थ है शिकारी युवकों के फर से चमकते हैं, वे सुंदर लगते हैं। कविता की प्रासंगिकता से कविता की परिभाषा तय होती है। कविता की जरूरत ही बताती है कि कविता क्या है और क्यों होनी चाहिए। कभी कभी कविता भूख है, कभी कभी भात है, पर ज्यादा समय वो भात ही है। भूख ही अन्न उपजाती है, भूख ही कविता उपजाती है। व्यक्ति की भूख, व्यक्ति समूह की भूख, उसके संघर्षों और जीवन राग को भाषा में दर्ज करने की भूख ही हमें कविता की ओर ले जाती है। इसी नियम से यह तय होता है कि जहाँ भूख अधिक होगी वहाँ कविता भी अधिक होगी, भले ही वो भाषा में कविता की बनी बनाई परिभाषा को ध्वस्त करती हो। हिंदी कविता इस सदी में यहाँ आकर एक निर्णायक मुद्रा में खड़ी है। मैंने अपनी कविता में जब कहा था इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं, तब वहाँ मैं इसी निर्णायक मोड़ की बात कर रहा था। बहुत गौर से देखने पर शायद आप समझ पाएंगे कि हिंदी कविता के भीतर एक संघर्ष छिड़ा हुआ है। छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं, गद्दार पकड़े जा रहे हैं, जनता अदालत लगी हुई है। इन सबके बीच मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सावधान रहें, आपके अगले कदम के ठीक नीचे लैंडमाइन्स हो सकते हैं। कवि अनुज लुगुन ने भूख, भात और भाषा के भीतर की छापामार कार्रवाइयों को कविता में घटित किया है। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ कविता में पहले से नहीं था। आदिवासी जीवन तो कविता के बगैर संभव ही नहीं होता। कहना यह सही होगा कि यह सब कुछ हिंदी कविता में इतना प्रभावी नहीं था। अनुज लुगुन की उपस्थिति ने इस संघर्ष को तीव्र किया है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि अनुज लुगुन के पहले आदिवासी जीवन की ऐसी बृहत्तर अभिव्यक्ति हिंदी कविता में नहीं थी, तब मुझे आदिवासी समाज से आने वाले अनुज लुगुन के पूर्ववर्ती कवियों की स्मृति भी है। अनुज लुगुन के पूर्ववर्ती आदिवासी कवियों ने भाषा की जो जमीन बनाई वह अनुज लुगुन तक आते आते बहुत उपजाऊ हो गई है। अभी जमीन में धरती के वे सारे अन्न उग रहे हैं जो भूख और भात के समीकरण को काफी हद तक हल करने में अपनी प्रासंगिक भूमिका निभाएंगे। सहजीवी जीवन शैली को समझे बगैर अनुज लुगुन की कविता को समझना संभव नहीं होगा। यह एक ऐसा जीवन है जिसकी इजाजत हमारी तथाकथित आधुनिकता हमें नहीं देती। गैर आदिवासी समाज इस संयुक्त जीवन से अब इतना दूर आ चुका है कि उसे सहजीविता के स्वप्न तक नहीं आते। वह तो अपना एकल परिवार भी बचाने की मुद्रा में आ चुका है और उसके परिवार की परिभाषा इतनी मनुष्य केंद्रित है कि अन्य जगत नागरिकों के बारे में सोच भी नहीं पाता। किंतु आदिवासी समाज सहजीविता के जीवन को बचाने का संघर्ष अभी कर रहा है। अनुज लुगुन की अधिकांश कविताओं में यह संघर्ष पर्याप्त जगह पाता है, पर यह संघर्ष गाथा तब और प्रासंगिक प्रयोग में बदल जाती है जब कवि अभाव अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर स्नेहाभिव्यक्ति से काम लेता है। कविता की पंक्ति देखें। वो फूलों पर लौटती हुई तितली, वो जुगनुओं की दादी, देखो छोटी चिड़िया ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। क्या हमें उसके लिए गीत नहीं गाना चाहिए? जुगनू, तितली, फूल, पेड़, नदी, जंगल सभी सहजीवी जानते हैं हमारी उम्र इसी तरह बढ़ती है। अनुज लुगुन की कविताएं अकेले अनुज लुगुन की कविताएं नहीं हैं। वस्तुतः हम एक व्यक्ति अनुज लुगुन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने का नैतिक अधिकार भी नहीं है हमें। यह ठीक है, प्रत्येक रचनाकार अपनी सामाजिकी से ही निर्मित होता है। सभी सामाजिक गतियां, परिवेश और अवयव ही रचनाकार की प्रकृति को निर्धारित करते हैं।
किंतु अनुज लुगुन की कविताओं के बारे में बात करते हुए इस बात को और गंभीरता से लेने की जरूरत है। कवि अपने परिवेश से इस तरह संपृक्त और समाहित है कि अनुज लुगुन की कविता एक बहुवचन संज्ञा बनकर उभरती है। वहां अनुज लुगुन का आक्रोश समूचे जंगल का आक्रोश है। अनुज लुगुन की रुलाई उनकी नदियों की रुलाई है। अनुज लुगुन की पीड़ाएं उनके पहाड़ों की पीड़ाएं हैं। उनका सुख भी पूरे गांव का सुखोत्सव है। यह संबंध इतना एकम एक है कि इसे अघोषित उद्गुलान संग्रह की कविता झानू बुआ जंगली सुअरों से फसल की रखवाली करती है कि इस हिस्से से बेहतर समझा जा सकता है। झानू बुआ अनुज लुगुन की बुआ है, जिनके बारे में ये कविता है। झानू बुआ मेरी बुआ है, झानू बुआ का भाई मेरा पिता। अब देखिए, कविता में ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कवि जब बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो भाषा से अनभिज्ञ है या फिर उसको नहीं पता है कि बुआ कहने से ये पता चल जाएगा कि जो पिता है और बुआ जो आपस में भाई बहन है। इससे आगे बढ़ के दादी का भी रिश्ता बताते हैं। इस रिश्ते को बताने के पीछे जो बात काम कर रही होती है, जो विचार काम कर रहा होता है, कि वो उससे आगे बढ़कर हम बुआ चाचा दादा दादी का जो संबंध जानते हैं वो वहां पर उतना सीमित नहीं है जितना सीमित हमारे यानी गैर आदिवासी समाज में है। उसका कुछ बृहत्तर अर्थ है। कविता झानू बुआ मेरी बुआ है, झानू बुआ का भाई मेरा पिता, इन दोनों की बूढ़ी माँ मेरी दादी है, मेरी दादी मेरे दादू की साथी, हम सब साथी हैं, हम सब साथी हैं। हम जंगल में खड़े पेड़ हैं, हमारे आगे हमारे पीछे, हमारे दाएं हमारे बाएं, पेड़ ही पेड़ हैं। ये पड़ोसी पेड़ हमारे साथी हैं और हम सब समूह हैं। अनुज लुगुन की एक और कविता का जिक्र करना चाहूंगा। अनुज लुगुन की ये कविता अघोषित उद्गुलान या फिर पलाश के फूलने के समय है से अधिक चर्चित कविता रही है और संभवतः ये कहीं पढ़ाई भी जाती है। एकलव्य से संवाद, एक लंबी कविता है, उसका एक हिस्सा देखिए। एकलव्य काश तुम आए होते महाभारत के युद्ध में अपने हुनर के साथ, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता था दादाजी ने तुमसे ही सीखा था तीरंदाजी का हुनर, 2 उंगलियों के बीच कमान में तीर फंसाकर। हम सब एकलव्य की कथा जानते हैं।